राइट अपना सेल कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या, मैच विल बी टेलीकास्टेड बाय दिस फॉरेन कंपनी। अब इसमें क्या होता है कि इन द केस ऑफ बीसीसीआई ऑल्सो, जब हम लोगों ने जी टेलीफिल्म का केस देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि हाउ मच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे जनरेट बाय सेलिंग द टेलीकास्टिंग राइट्स ऑफ मैचेस, कितना बड़ा अमाउंट ये जनरेट होता है। दिल्ली दूरदर्शन इज नॉट हैप्पी विद दिस जेस्चर ऑफ दिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, जब बाहर की कंपनी अपना कैमरा वगैरह लेकर के सब आ गए यहाँ पे, द प्रॉब्लम इज दे कैन नॉट टेलीकास्ट दीज मैचेस unless and until Delhi Doordarshan is going to provide them uplinking facility। तो अपलिंकिंग फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे, वहां से सैटेलाइट तक जाएगी, सैटेलाइट के थ्रू उसका ट्रांसमिशन ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कंपनी करेगी। सो इफ द दिल्ली दूरदर्शन इज डिनाइंग दैट वी आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड यू अपलिंकिंग फैसिलिटी, देन दिस कंपनी कैन नॉट टेलीकास्ट द मैचेस। सो बेसिकली अल्टीमेटली दिस एग्रीमेंट बिटवीन द कैब and this foreign company that is going to face a severe setback if Delhi Doordarshan is not going to provide the uplinking facility. So in this case, this Cricket Association of Bengal, they have approached against this approach to the court against this attitude of Delhi Doordarshan and Ministry of Broad, क्योंकि Delhi Doordarshan ये Ministry of IB के कहने पे ही ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल क्या होता है, the most important question here is whether Cricket Association of Bengal is bound by the terms and conditions of Delhi Doordarshan, और being the organizer they have full freedom कि वो जिसको भी चाहें उसको वो टेलीकास्टिंग राइट बेच सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, यहाँ पे देयर इज नो इशू रिलेटेड विद द कंटेंट, क्योंकि सपोज करो उस मैच की अगर रिकॉर्डिंग की जाए, तो रिकॉर्डिंग करके हम लोग बाद में भी देखते हैं स्पोर्ट्स चैनल पे, बाद में मैचेस की रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट होती है। बट हियर द इशू इज नॉट रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग, the issue is related with the live telecast of matches, because we all know, whoever is the fan of cricket, we all know that live telecast creates much more impression upon the viewers in comparison to the recorded matches, क्योंकि recorded matches का end हमें पता है, जबकि जब हम live matches देखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि what is going to be the result। So here the important issue between the CAB and the Delhi Doordarshan and Ministry of Information and Broadcasting is CAB wants that uplinking facility should be provided by Delhi Doordarshan, but Delhi Doordarshan is denying। अब यहाँ पे एक चीज कल हम लोगों ने देखी थी, इसको जरा ध्यान से समझना, और कल हम लोगों ने क्या देखा था कि 19(1)(a) comes with certain restrictions and the restrictions are provided under Article 19 सब क्लॉज 2। क्रिकेट मैच को क्या आप दिखा नहीं सकते हैं, ये किसी भी रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, पहली बात ये हुआ कि क्या क्रिकेट मैच एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है। क्रिकेट मैच एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये प्लेयर्स के टैलेंट को एक्सप्रेस करता है, और उनके मैच को देख करके या उनके खेलने के तरीकों को देख करके देयर आर मेनी यंगस्टर्स हु आर बेसिकली लर्निंग हाउ टू प्ले द क्रिकेट, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द क्रिकेट, दिस इज रिलेटेड विद एनी अदर गेम ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट it doesn't lie in any of the category of the restriction। तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्रिकेट को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज द इशू हियर इन दिस केस, द इशू इज रिलेटेड विद द मीडियम। मतलब अगर वही क्रिकेट मैच आप रिकॉर्डिंग करके कैसेट बना करके बेचे तो कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि आप उसको लाइव दिखाना चाहते हैं, एंड द दिल्ली दूरदर्शन इज नॉट गोइंग टू गिव यू परमिट फॉर द लाइव टेलीकास्ट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली दूरदर्शन उनको इस चीज के लिए फोर्स कर सकता है कि, या दिल्ली दूरदर्शन को इस चीज के लिए फोर्स किया जा सकता है कि in any case you will have to provide uplinking facility because you cannot restrict the right of expression of the CAB who is the organizer of the Hero Cup। यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो दिल्ली दूरदर्शन है वो ये कह रही है कि बेसिकली दिस इशू इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सप्रेशन। अच्छा, एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जब तक ये केस आया है
तब तक ये स्टेटस क्लियर नहीं हुआ कि कोई अगर अपने टैलेंट को शो करना चाहता है तो वो एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता. तो हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, very important thing is, in this case the Supreme Court has also held that right to entertainment is also the part of Article 19(1)(a). और इसको लेकर के हम लोग पहले भी जानते हैं कि it is a part of the expression. इसीलिए कमर्शियल जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, though the term prefixed is commercial, but they are also considered as the part of फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या क्रिकेट खेलना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है. तो पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये डिसाइड करी है कि यस, क्रिकेट खेलना जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. द प्लेयर्स हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर टैलेंट्स एंड द व्यूअर्स हैव आल्सो राइट टू बी एंटरटेन. तो एंटरटेन होना भी जो है ये व्यूअर का राइट होता है, और उनके एंटरटेन होने के राइट को कोई ले नहीं सकता. तो एंटरटेन होने के दो तरीके हो सकते हैं. आप लाइव क्यों देखना चाहते हो, आप रिकॉर्डेड देख लो. पर मैंने आपको बताया कि एंटरटेनमेंट में द लेवल ऑफ द एंटरटेनमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड द लाइव मैचेस डेफिनेटली दे क्रिएट मोर इंप्रेशन, मोर एंथुसियाज्म इन द व्यूअर इन कंपैरिजन टू द रिकॉर्डेड मैचेस. तो एक चीज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्लियर कर दी है कि राइट टू एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एक्सप्रेस करना खिलाड़ी का राइट है, देखना जो है व्यूअर का राइट है, और दोनों के राइट को लिया नहीं जा सकता. When the Supreme Court has asked the Delhi Doordarshan that why you are not providing uplinking facility to CAB to telecast the matches, तो यहाँ पे दिल्ली दूरदर्शन ने एक बात बोली है, and this is something which is important. दिल्ली दूरदर्शन ने इनको ये बोला कि we were agreed to telecast the matches which are going to be organized by CAB in the form of Hero Cup. हम तैयार थे, but they are not interested in telecasting the match. They are more interested in money, and that is the reason that they have sold out the telecasting right to a foreign company. क्यों इन्होंने बेचा? Just because they wanted to earn more and more money. तो ये ज्यादा पैसा बनाना चाहते थे. पैसा बनाने के कारण इन्होंने एक फॉरेन कंपनी को टेलीकास्टिंग राइट बेच दिए. अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, the CAB is claiming their right under Article 19(1)(a). But the Delhi Doordarshan is saying that actually they are not exercising their right to freedom of speech and expression, but they want to commercially exploit this telecasting of matches. तो जैसे ही commercial angle इसमें आ जाएगा, now according to the Delhi Doordarshan, this it should not lie under Article 19(1)(a), but it will lie under the category of 19(1)(g). ये 19(1)(g) में चला जाएगा. तो कैब क्या कह रहा है कि हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है. दिल्ली दूरदर्शन क्या कह रहा है कि इनको राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एंगल इन्वॉल्व है. और इसमें कल जो मैंने आपको बात बताई थी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, if you are talking about the right to freedom of speech and expression, then that will govern according to the restriction of Article 19 subclause 2. But once you are talking about the commercial angle or the business or the trade, then you are talking about Article 19(1)(g), and then it will be governed according to the restriction which are given under Article 19 subclause 6. कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि 19(1)(a) में जो रिस्ट्रिक्शन है वो एग्जॉस्टिव है. 19 सबक्लॉज 6 का जो रिस्ट्रिक्शन है वो स्टेट को एक राइट देता है, एंड दैट राइट इज राइट टू क्रिएट मोनोपोली इन अ पर्टिकुलर एरिया. जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोनोपोली स्टेट कैसे क्रिएट करती है. रेलवे पे सरकार की मोनोपोली है, किस सेगमेंट में स्टेट को कितना प्राइवेट सेक्टर को घुसाना है ये सरकार डिसाइड करती है. और इसीलिए मैंने आप लोग को शुरू के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि we have followed a pattern. And what is the pattern? The pattern was Nehru at the time of Jawaharlal Nehru, it was the era of heavy industrialization. Shastri ji, Jai Jawan, Jai Kisan. Indira Gandhi, Garebi Hatao. Rajiv Gandhi ji, delicensing. Narasimha Rao, liberalization of economy.
ये मनमोहन सिंह, इनका जो सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, देन मनमोहन सिंह इनका एफडीआई एंड लिबरलाइजेशन फर्दर, एंड अगेन द मोदी गवर्नमेंट अगेन द प्राइवेटाइजेशन, द फर्स्ट थिंग, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ रिलायंट इंडिया. सो एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन स्कीम. तो ये जो स्कीम होती है, जैसे अब हम प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं या लिबरलाइजेशन के बाद जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम वो सेक्टर विच वर अर्लियर एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर्स इन दो सेगमेंट्स ऑल्सो. जैसे पहले सिर्फ कोल इंडिया थी, फिर आप लोगों ने देखा कि कोल इंडिया के साथ साथ प्राइवेट लोगों को किस तरीके से लाइसेंसेस दिए गए कि वो कोयले को निकाल सके. नेचुरल रिसोर्सेज की अब सरकार ऑक्शनिंग करती है, आपके स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग होती है. स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग करके आप जैसे 4G 3G 2G की ऑक्शनिंग करके आप क्या करते हो, इसमें भी मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में वोडाफोन का केस बताया था. सरकार पैसा जनरेट करती है. या जैसे अभी आपने देखा होगा कि डिफेंस के सेक्टर में जहां पे पहले इंडिया में इंडिजिनस लेवल पे चीजें नहीं बनती थी, अब गवर्नमेंट ये कहती है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज अ ह्यूज बजट फॉर डिफेंस, द इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी विल प्रोक्योर मैक्सिमम थिंग फ्रॉम द इंडियन कंपनीज. ज्यादा से ज्यादा चीजें हम इंडियन कंपनी से खरीदेंगे. तो आप डिफेंस के सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनीज को लेकर के आए. पहले आपकी भेल, एचएल टाइप की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इस तरीके की कंपनीज जो है इस सेक्टर में काम करती थी. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, जब ये जो दो चीजें जो मैंने आपको बताई 19(1)(g) की जब मैंने आपको बात बताई, तो 19(1)(g) में आप ये याद रखना, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो क्रिएट अ कंप्लीट मोनोपोली, and if the government is going to allow the private sector, then up to what extent they should allow the private sector, this is exclusively in the domain of the government to decide. सिर्फ और सिर्फ सरकार डिसाइड करेगी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने डिसाइड किया है कि न्यूज़पेपर्स में और न्यूज चैनल्स में 49% एफडीआई को हम अलाउ करेंगे. 100% एफडीआई नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज नॉट अलाउड. तो अब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट 19(1)(g, then the grounds of restrictions are completely different. If we are talking about Article 19(1)(a), then the grounds of restrictions are completely different. What is the important thing here in this case? The CAB is claiming his right, which is available to them under Article 19(1)(a. लेकिन दिल्ली दूरदर्शन ये कह रहा है कि if they are very much interested in telecasting the matches, तो वो तो हम भी टेलीकास्ट कर रहे थे, but they were more interested in money, and that's why they have sold out their telecasting right to a foreign company and not to us. और अगर इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो ये कमर्शियल एक्टिविटी में आएगा, और कमर्शियल एक्टिविटी में आने के कारण ये 19 सब क्लॉज 6 के रिस्ट्रिक्शन में जाएगा. एंड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 the government can create its monopoly. और इसमें सरकार का क्या है कि there is a Telegraph Act 1887, and according to that Telegraph Act, the government can create its monopoly over these waves also, जिससे कि टेलीकास्ट होता है. इस पे भी सरकार अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द टेलीग्राफ एक्ट. अब इसमें देखो क्लियर दो बातें हो गई. सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ये डिसाइड करना है कि जो क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज हो रहा है ये 19(1)(a) में जा रहा है कि 19(1)(g) में जा रहा है. अगर 19(1)(g) में जा रहा है और सरकार कहती है कि हमारी मोनोपोली है, हमारा मन करेगा देन वी विल अलाउ देम, हमारा मन नहीं करेगा वी विल नॉट अलाउ देम. और यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन्होंने हमसे लाइसेंस नहीं मांगा. लाइसेंस मांगने का मतलब क्या होता है? ऐसे मान लीजिए, सिंपल सा मान लो कि आप जैसे ये लेक्चर है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, हम एक ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं. अगर मैं चाहूं कि मेरे इस लेक्चर को हर कोई सुने जो भी सुनना चाहता है, तो क्या मेरे इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है? ये मेरे इस राइट को बिल्कुल भी कर्टेल नहीं किया जा सकता अगर मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूं जो कि 19 सब क्लॉज 2 के रिस्ट्रिक्शन में आता है. तो अब अगर मेरी ये इच्छा है कि मेरे इस लेक्चर को हर किसी तक मैं पहुंचाऊं, तो मुझे ये राइट मेरे इस राइट को कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता. लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि मैं अपने इस राइट को एक्सरसाइज करूं कैसे? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं अपना एक चैनल खोलूं
और उस चैनल का टेलीकास्ट टेलीविजन के थ्रू ताकि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो क्या मुझे चैनल खोलना अलाउ होना चाहिए, या सरकार ये कह देगी कि ना मेरी मोनोपोली है, दिल्ली दूरदर्शन के अलावा और कोई यहाँ पे आएगा नहीं। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि इस केस में बात मीडियम की है, बात कंटेंट की नहीं है। और मीडियम पे कंट्रोल किसका है? मीडियम पे कंट्रोल है सरकार का। समझ में आया ना? मीडियम पे कंट्रोल है सरकार का। तो जिस चीज को, जो राइट मुझे दिया गया है, अगर मीडियम पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम अपने कंटेंट को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इफ द मीडियम इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी, आई कैन नॉट डिसिमिनेट माई आइडिया, and disseminating my idea is my right. This is a part of my right to freedom of speech and expression. If otherwise I am not doing something which comes under the restrictions which is provided under article 19 subclause 2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है वो क्रिकेट के मैच को टेलीकास्ट करना चाहता है, पर टेलीकास्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है सिर्फ क्योंकि मीडियम पे उसका कंट्रोल नहीं है। और मीडियम पे कंट्रोल क्यों नहीं है? मीडियम पे कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि टेलीग्राफ एक्ट इस पे सरकार को मोनोपोली देता है। तो कैब के पास इसमें एक ऑप्शन और हो सकता है। क्या ऑप्शन हो सकता है? या मैं अगर अपने लेक्चर को टेलीकास्ट करना चाहूं तो मेरे पास एक ऑप्शन और है, और वो ऑप्शन ये है कि मैं अपना चैनल शुरू कर दूं। पर मैं चैनल शुरू कैसे करूं? इसके लिए मुझे सरकार से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सरकार को एक हैवी अमाउंट देना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे बिडिंग में पार्टिसिपेट करना पड़े, एंड व्हेन आई विल बी द हाईएस्ट बिडर देन आई विल गेट द लाइसेंस, और तब मैं जाकर के अपना कोई चैनल शुरू कर पाऊंगी। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि कैब इनसे कोई लाइसेंस नहीं मांग रहा, क्योंकि अगर मेरा खुद का चैनल हो जाएगा तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। देन आई विल जस्ट फॉलो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 19 सब क्लॉज 2 एंड आई विल बी अलाउड टू टेलीकास्ट एनीथिंग व्हाटएवर आई वांट। But remember, here in this case, the CAB is not talking about, the CAB is not demanding license. वो लाइसेंस की डिमांड ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है आप अपनी मोनोपोली अपने पास रखो, हमें सिर्फ आप अपलिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, और ये आपको मेरी बात भी समझ में आ रही होगी, कि अगर मीडियम पे सरकार की मोनोपोली है तो उस कंडीशन में आप अपने कंटेंट को डिसेमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन एवर द गवर्नमेंट वांट दे विल से that we will not allow you to do this thing because this is a commercial activity, or they can, and according to a certain law under article 19 subclause 6 we have a monopoly, so we can restrict you. तो अब इसमें क्या इशू आ गया? इसमें इशू आ गया कि how you will resolve this conflict between 19(1)(a) and 19(1)(g. सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल क्रिकेट का हीरो कप ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो क्या ये कौन डिसाइड करेगा कि वो टेलीकास्टिंग राइट किसको बेचेगा? द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज merely on this basis that Cricket Association of Bengal may earn more money by telecasting their right to a foreign company. Whether the right of the CAB can be restricted on this basis that they are involved into a commercial activity. तो इसमें एक चीज आप याद रखना, चाहे वो CAB हो, चाहे वो BCCI हो, we have discussed it earlier also in the case of Zee Telefilm. Both these, either it is BCCI or it is the Cricket Association of Bengal, they both are registered societies. तो नंबर एक बात क्या है? Because they are registered society, तो registered society होने के कारण they are not into profit making. And if you go and check their balance sheet, कल आप लोगों ने देखा होगा एक आया था कि BCCI का जितना एनुअल टर्नओवर है वो देश के किसी छोटी मोटी मिनिस्ट्री के बजट के बराबर है। इतना बड़ा टर्नओवर आपका, या किसी अच्छी खासी, अगर मुझे सही याद हो शायद डिफेंस मिनिस्ट्री के आसपास के बजट के बराबर इनका टर्नओवर होता है। लेकिन जब आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे, बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड सोसाइटी, so on paper they are not showing any kind of profit making. What they show कि whatever we have earned, we invested it again for the development and upliftment of the cricketers and the cricket in India. तो मैंने आप लोग को बताया था, अगर आपको याद होगा कि रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकते। तो पहली बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चाहे वो BCCI हो, चाहे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल हो, because they both are the registered society, they are not into profit making. वो profit making में नहीं है. Because they are not into profit making, so you cannot say that they are selling their telecasting right to the foreign company.
तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट कमा भी रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन वो क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए इंडिया में कर रहे हैं, उसका मॉनेटरी टर्म में उनको कोई ज्यादा गेन नहीं हो रहा, बिकॉज दे आर अर्निंग एंड दे आर अगेन इन्वेस्टिंग इट फॉर द बेटरमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिकेट इन इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये डिसाइड करी है, ये बोला है कि जो ऑर्गेनाइजर होता है, दिस इज द राइट ऑफ द ऑर्गेनाइजर दैट टू whom the organizer is going to sell his telecasting right। किसको बेच रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन किसके साथ काम करेगा ये वो डिसाइड करते हैं, मूवी कहाँ रिलीज होगी ये वो डिसाइड करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, हर किसी का अपना अपना रोल होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो ऑर्गेनाइजर है उसके इस राइट को आप कर्टेल नहीं कर सकते कि वो आप जिसको चाहोगे उसको टेलीकास्टिंग राइट बेचेगा, वो उसको नहीं बेच सकता जिसको वो चाहता है। सो इवन इफ दे आर गोइंग टू सेल देयर टेलीकास्टिंग राइट एट हायर अमाउंट देन टू basic you cannot deny them from exercising their right to freedom of speech and expression, because right to entertainment is a fundamental right। और इसके अलावा क्रिकेट इन itself is an expression, तो क्रिकेट एक एक्सप्रेशन है, क्रिकेट के एक्सप्रेशन होने के साथ साथ राइट टू बी एंटरटेन, दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द व्यूअर। तो जो क्रिकेट खेल रहा है, जो ऑर्गेनाइजर है, उसका एक्सप्रेशन राइट है, जो रिसीवर है यानी जो सिटीजन है उसका देखने का फंडामेंटल राइट है, राइट टू बी एंटरटेन, ये उसका फंडामेंटल राइट है। आपके पास क्या है, आपके पास एक मोनोपोली है और वो मोनोपोली आपको देता है द टेलीग्राफ एक्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नाउ द टाइम हैज बीन चेंज, समय चेंज हो चुका है, नाउ यू कैन नॉट कीप योर मोनोपोली ओवर द मीन्स एंड मोड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो उन्होंने बोला यूनाइटेड नेशन जैसी कंट्रीज में ब्रॉडकास्टिंग पे सिर्फ एक रेगुलेशन होती है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इन द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका they enjoy absolute freedom of speech and expression, but in India this freedom comes with certain restrictions। But here we are not talking about the content, we are talking about the medium of disseminating the information। In this case the Supreme Court has held that you cannot create your monopoly over the medium, क्योंकि अगर आपने मीडियम पे मोनोपोली क्रिएट कर ली तो ये आप इसके थ्रू आप किसी के भी राइट टू एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट is the Supreme Court has held that the airwaves are public property। एयरवेव्स पब्लिक प्रॉपर्टी है और सिटीजन्स का ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करें। क्रिकेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थ्रू दिस क्रिकेट दे आर गोइंग टू बी एंटरटेन विच इज द पार्ट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। तो इन्होंने बोला कि आप एयरवेव्स पे अपने कंट्रोल या मोनोपोली को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, यू विल हैव टू क्रिएट एन ऑटोनॉमस बॉडी बिकॉज एयरवेव्स आर द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड दैट ऑटोनॉमस बॉडी शुड डिसाइड कि ये किसको क्या देना है, किसको वेव्स कैसे अलॉट की जाएंगी, ये जो एयरवेव्स होती हैं, और किसको टेलीकास्ट क्या करने के लिए देना है, क्या करने के लिए नहीं देना, किन ग्राउंड्स पे टेलीकास्ट परमिट हो सकता है, किन ग्राउंड्स पे टेलीकास्ट प्रोहिबिट हो सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जजमेंट आर टू थिंग, द फर्स्ट थिंग where they have decided that airwaves are the public property, and the second thing where the Supreme Court has held to regulate airwaves an autonomous body should be created। और इसके बाद आपका ये जो आपका मीडिया का क्षेत्र है इसमें प्राइवेट सेक्टर्स की बाढ़ आ गई, प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट चैनल्स की बाढ़ आ गई, क्योंकि सरकार की मोनोपोली इस जजमेंट के बाद खत्म हो गई। तो देयर आर सेवरल न्यूज चैनल्स, सेवरल एंटरटेनमेंट चैनल्स, सेवरल स्पोर्ट्स चैनल, ये सारी चीजें हो गई। अब सरकार आपको लाइसेंस देती है, आप लाइसेंस लो और आप चीजों को टेलीकास्ट करो। और इन्होंने एक्सक्लूसिवली क्लियर कर दिया कि इन द नेम ऑफ रेगुलेटिंग आर्टिकल 19(1)(g) you cannot curtail right which is available to anybody under article 19(1)(a)। so this is in this way this judgment is very important। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्राइवेट चैनल की बाढ़ आ गई। so this was the judgment। so if there is any confusion then you may ask something, क्योंकि अभी एक चीज और आप देखना कि ये जो आपका सोशल मीडिया को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं और सोशल मीडिया के रेगुलेशन की बार बार बात हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां से सोशल मीडिया के थ्रू
वायलेंस क्रिएट की गई। और अभी हम लोगों ने ट्विटर का एक खास चीज हम लोगों ने देखी इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक किया, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज द सिटिंग president of United States of America. So a company can dare to block the account of, though the circumstances were a little bit different, but then to blocking the account of United States president, this is something which was very shocking, because this may happen with anyone in the coming future. वो किसी के भी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। किसी का मतलब होता है हमारे आपके तो कर ही सकते हैं, एनी पर्सन हु इज होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और आज के समय में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के एरा में जी रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू block anybody's account, either the Facebook account or any other social networking account, then you are going to disconnect that person from the society. क्योंकि आज की तारीख में क्या है, this is the basic mode of communication. इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्विटर को अभी सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें चल रहा है, जो कि दिल्ली दंगों को लेकर के हुआ था, या सॉरी फेसबुक को बुलाया गया, और इसके पहले पार्लियामेंट ने बुलाया था। ट्विटर को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि किस तरीके से इनको रेगुलेट किया जाए। और मैंने आपको बताया है पहले भी कि 19 सब क्लॉज 2 इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ 19(1)(a। तो और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इन द केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रिवेल। तो जो रिसीवर है इंफॉर्मेशन का, उसका ये राइट है दैट द इंफॉर्मेशन विच ही इज रिसीविंग और शी इज रिसीविंग, that should be filtered from Article 19 subclause 2. But these social networking sites and these OTT platforms, they are removing this filter. So in a way, this is in the violation, as per my understanding, this is in the violation of the basic structure of the Constitution also, because right to receive information, freedom of speech and expression is a very important part. Right to receive correct information, and the information should be filtered as per the restriction of Article 19 subclause 2. This was the vision of the constitution makers. So any networking site, social networking site, or any other internet mode, any online mode, they cannot bypass आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। और जब ये बाईपास करेंगे, इनको आप रेगुलेशन की कैटेगरी में ला सकते हो। और इसमें आपने चाइना में देखा होगा कि चाइना को बोला जाता है कि चाइना ने गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट चला रखा है, ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं, कि उनके यहाँ कोई पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता। गूगल वो किसी को घुसने नहीं देते, उनका सारी नेटवर्किंग साइट उनकी खुद की है, इसीलिए चाइना में बाहर से कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आ पाता। और कल मैंने आपको बताया था कि हाउ दिस इन्फ्लुएंसर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंट टाइम, जिसको मैंने आपको बताया था टू इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। तो कोई भी मूवमेंट चलता है, और ये इंडिया में कई बार हम लोग देख चुके, हम लोगों ने पहले शाहीन बाग के केस में देखा, फिर फार्मर्स के केस में देखा, और भी हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे केसेस में देखा है जहां पे र्यूमर मॉन्गरिंग की जाती है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से, और लोगों को भड़काया जाता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी रेगुलेटेड, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कमेटी बना करके इनको रेगुलेट करने की बात शुरू कर दी है। तो आगे क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन जितना मेरा मानना है, एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 19 सब क्लॉज 2 कैन नॉट बी रिमूव विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 19 सब क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शन है, जो भी आप अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो भी एक्सरसाइज करना चाहता है, उसको उस फिल्टर को फॉलो करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मुझे समझ में आती है, एंड द कोर्ट्स आर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, द कोर्ट्स आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड स्पीकिंग अगेंस्ट द नेशन। और हर चीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कैटेगरी में लाया जा रहा है, और इसको हम लोगों ने देखा जेएनयू से शुरू हुआ था, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। So is saying anything against the government, that is your right, but saying anything which is against the sovereignty and integrity of the nation, this can never be the part of the freedom of speech and expression. तो एक जो कोर्ट्स ने आजकल फॉलो करना शुरू किया है कि अमेरिका की तरह there should not be any restriction. We are not America, and we should always keep this thing in our mind. India is a very complex society. The socio-economic condition, the culture, the language,
इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन कंट्री। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे सबको अमेरिका की तरफ फ्रीडम दे दोगे, then the very chaotic situation can be created. So let's see what happens in the future. But as per my understanding, what I told you, there is a difference between criticizing the government or being against the government and being against the nation. Being against the nation means you are violating the concept of sovereignty and integrity, which is a ground of the restriction under Article 19 subclause 2. तो जैसे वहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, it cannot be the part of the freedom of speech and expression because you are speaking something which is totally against the sovereignty and integrity of the nation. तो इन दोनों चीजों में, या अभी जो टूल किट का केस भी आया है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा फॉलो करना। जो टूल किट शेयर किया गया था उसमें आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं पहले से लिखा गया था, और लाल किले पे चढ़ करके ये काम करना है, दिस इज definitely you are going to create a threat for the sovereignty and integrity of the nation. This is not a criticism for the government, this is you are going to challenge the entire nation. So this is in the violation of the sovereignty of the nation. So this is the difference. But anyways आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. Now let's come to few other cases. अभी हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे, and that the first case is PUCL versus Union of India. इसको मैक्सिमम केसेस आज कवर कर लेते हैं ताकि इसको खत्म कर सकें. PUCL versus Union of India, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस. इसमें जो है देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951. ये क्या कहता है, ये पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को कहता है कि आप पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, इसमें बेसिकली जो इसमें इशू उठाया गया था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जैसे क्या होता है कि मैं कहीं से भी इलेक्शन, लोकसभा या राज्यसभा का कोई कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है. नाउ सपोज इफ आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द साउदर्न पोर्शन of the country or from the Delhi or from any other part of the country, maybe the people are not aware who am I. मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह लिया और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ने के लिए मैं उतर गई. नाउ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, दे आर नॉट अवेयर अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, दे आर नॉट अवेयर कि फैमिली बैकग्राउंड तो चलो प्रिवेसी का अगर पार्ट भी हम मान लें, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो ये जो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई थी, ये इशू उठाया गया था कि वेदर द वोटर्स हैव राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन और नॉट. पहले जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, वो ये कहता है कि पॉलिटिकल कैंडिडेट्स वर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ. यानी रिक्वायर्ड जितनी अंडर द, जो पर्चा भरते समय जो बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वही वो भरेंगे, उसके अलावा वो नहीं दे सकते. PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द वोटर्स हैव बेसिक राइट टू नो about the background of the candidate. About the background of the candidate, इसमें कोर्ट ने बोला है, कोर्ट reasoned that the availability of basic information about the candidate enable voters to make informed decision and also paves way for public debate on the merit and demerit of the candidate. Informed decision, this term in itself is a very, very relevant. If I am saying this is good and this is bad, तो ये मैं तभी कह रही हूँ जब मैं दोनों चीजों के बारे में जानती हूँ. Without knowing something, if I am saying that this thing is good, then it reflects my ignorance. किसी को बिना जाने अगर हम कहते हैं कि गलत है, अगेन इट इज शोइंग माय इग्नोरेंस. तो ये जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब होता है कैंडिडेट्स के बारे में देयर शुड बी अ कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, and now it should be the discretion of the voters that whether they are going to cast their vote in the favor of this candidate or in the favor of that candidate. So remember, informed decision is a very important part of a successful democracy. So this is a very landmark judgment जिसमें कि PUCL versus Union of India का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वोटर्स हैव राइट टू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स, और उसमें उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड से लेकर के सारी चीजें उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. सेकेंड केस इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार, 1998 का जजमेंट है. इसमें इन्होंने बोला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि देयर इज नो राइट टू कॉल और इनफोर्स अ बंद विच इंटरफियर विद द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स and which causes any kind of other kind of loss to the nation, either in terms of lives or in the terms of
प्रॉपर्टी और मनी, मॉनेटरी टर्म्स। तो इन्होंने बोला मतलब बंद को कॉल करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जबरदस्ती बंद को इम्प्लीमेंट कराना ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार का जो केस है, इसका मतलब जितने बंद आयोजित होते हैं या जबरदस्ती जब भी बंद कराया जाता है, ये एक तरीके से इस जजमेंट को आप बाईपास करते हो। और अभी हम लोगों ने शाहीन बाग के केस में और दोबारा ये जो अभी फार्मर्स राइट वाला फार्मर्स एजिटेशन का जो केस हो रहा है, इसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेड द सेम थिंग दैट यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, बट व्हाइल प्रोटेस्टिंग द राइट ऑफ अदर सिटीजन्स कैन नॉट बी वायलेटेड। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी राइट टू प्रोटेस्ट पे भी कोई एक्ट आए, क्योंकि इसमें जो कंफ्लिक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, जो बाकी लोगों को उससे जो दिक्कत होती है, तो देयर इज अ नीड टू मेंटेन अ बैलेंस between the right of the protester and between the rights of the others. So it is quite likely that maybe in the near future we can see some guidelines either from the Supreme Court or the government can also make a law like to decide a particular place कि जब भी कोई भी धरना या कुछ करना होगा आप यहीं पे करना, यू कैन नॉट ब्लॉक एनी पब्लिक प्लेस एंड इफ यू आर गोइंग टू डू सो देन द असेंबली कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल। तो ये सारी चीजें हैं अभी तक। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार का केस मैंने आपको बताया। कुछ और भी केसेस छोटे छोटे से बचे हैं जिसको कि हम लोग कल देखेंगे, और साथ ही साथ वी विल स्टार्ट आर्टिकल 20। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डिस्कस टुडे। तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। Any question from any of you? मैम हेलो। हाँ बोलो बेटा। मैम बोलो बोलो। यस मैम। मैम ये जो हम लोग का टाइमिंग है 6 बजे का, ये इसमें मैम क्लास लेने में प्रॉब्लम हो पा रही है। कल भी मैं क्लास नहीं ले पाया था और आज भी